हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक है, गुड। देखो, हमारा आज का टॉपिक है व्याकरण का, जिसमें टॉपिक का नाम है हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, लैंग्वेज हम जो यूज करते हैं, किस प्रकार की लैंग्वेज यूज करते हैं, वो टॉपिक है ये अपना। ग्रामर की फर्स्ट यूनिट है अपनी, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, देखो पहले तो एक चीज हमें क्लियर करनी है कि लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। जिसमें से फर्स्ट होती है लिखित होती है, फिर मौखिक होती है और सांकेतिक होती है। यानी कुछ भाषाएं ऐसी होती है जिनको हम लिख के व्यक्त करते हैं, कुछ भाषाएं ऐसी होती है जिनको हम बोल के व्यक्त करते हैं, और कुछ संकेत के माध्यम से होती है। संकेत के माध्यम से उनके लिए होता है जो मूक बधिर बच्चे होते हैं, जो मूक बधिर प्राणी होते हैं उनके लिए, या जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, उनके लिए संकेत माध्यम यूज किया जाता है। जैसे हम कभी कभी ऑनलाइन क्रॉस करते हैं तो वहाँ हम वो देखते हैं ना, लाइट देखते हैं, जैसे ग्रीन लाइट हुई या फिर रेड हुई, वो एक संकेत है, वो एक संकेत है। या जीव जंतु जैसे बोली उनकी आवाज जैसे निकलती है, वो भी एक संकेत है। ठीक है, या इशारे से किसी चीज को व्यक्त करना, वो भी क्या है? संकेत है। मौखिक, अब मैं क्या कर रही हूँ आपको समझा रही हूँ, यानी बोल रही हूँ। मुख के द्वारा व्यक्त की गई भाषा को हम मौखिक भाषा बोलते हैं। और लिखित रूप में जो होती है उसको क्या बोलते हैं? लिखित। आया समझ में? अब समझेंगे, ठीक है। देखो, ये एक फोटो है, इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि वहां एक टीचर है। टीचर क्या कर रही है? बच्चों को पढ़ा रही है। और जैसे ये कि छोटा बेबी अपनी माँ को देख रहा है, ये इशारा कर रहा है अपनी माँ की तरफ, यानी संकेत कर रहा है। क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो उस वक्त क्या नहीं कर रहा? बोल नहीं रहा, वो क्या कर रहा है? संकेत माध्यम। ये कौन सा माध्यम है बेटा? संकेत। ओके, क्या उसकी तरफ क्या कर रहा है? वो इशारा कर रहा है। ये क्या कर रही है? मौखिक, यानी बोल कर व्यक्त कर रही है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, वो एक मौखिक भाषा है। ठीक है, देखेंगे अब। डेफिनेशन में लिखा है, जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर, क्या करके? बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, वह साधन भाषा है। भाषा किसको बोलते हैं? वह साधन जिसमें हम अपने विचारों को, बातों को, आव भाव को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। व्यक्त करने का मतलब क्या होता है? बताना। ठीक है, एक्सप्लेन करना, हम अपनी बातों को बता पा रहे हैं, वो क्या है? भाषा है। यानी अगर मैं आपको बता पा रही हूँ, आप समझ पा रहे हो, यही हमारी क्या है? भाषा है। यानी वह साधन, वह बात जिसके अनुसार हम अपने विचारों को, अपनी भाषाओं को लिखकर और बोलकर प्रकट कर पाते हैं, वो हमारी क्या हो गई? भाषा हो गई। ठीक है, अब देखें भाषा के इसमें दे रखे हैं 2 प्रमुख रूप। वैसे अपने पढ़ने के अकॉर्डिंग देखे जाए, चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो लैंग्वेज में कितने रूप दे रखे हैं? 2, जो हम लिखते हैं, और एक सांकेतिक थर्ड भाषा इसके अंतर आती है। तो अब इन दोनों भाषाओं को समझेंगे। पहली कौन सी है? मौखिक है। सेकंड कौन सी है? लिखित है। देखो, इसमें लिखा हुआ है मौखिक और लिखित। तो भाषा के अगर पूछा जाए कितने रूप होते हैं, तो कितने लिखेंगे हम? 2। 2 रूप लिखेंगे। अगर ऑप्शन में 2 के साथ 3 भी आए और 2 ना आए, तो 3 भी हमारा सही होगा, क्योंकि तीसरा सांकेतिक भाषा भी होती है। अगर ऑप्शन में 2 है तो 2 भी सही है, 3 नहीं है उस जगह, और 3 है और 2 ना आए, तो कौन सी सही है? 3। तो कंफ्यूज नहीं होना इस जगह पर। ठीक है, अब देखते हैं मौखिक भाषा किसको कहते हैं। देखिए, जब मन में भावों अथवा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आपको इसमें से क्या क्या करना है? पहले तो आपको इसमें जो डेफिनेशन दे रखी थी भाषा की, वो लिखनी है। आया समझ में? फिर इसके जो दो रूप दिख रखे हैं, पहले लिख रखा है भाषा, इसको 2 बार डिवाइड कर रखा है, मौखिक और लिखित, ये भी आपको करना है। आ रहा है समझ में? ओके, इसके बाद हमने मौखिक भाषा लिखी हुई है। मौखिक भाषा टॉपिक डालने के बाद आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। यानी वह विचार मन और भाव के अकॉर्डिंग प्रकट करते हैं, तथा जो सुनकर समझ पाते हैं उनको,
वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। ये बीच का जो लिखा है, ठीक है, आया समझ में आपको? तो कौन सी डेफिनेशन है अपनी? यानी वह भाव और विचार जिनको हम बोलकर समझते हैं, वो कौन सी हमारी? मौखिक भाषा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा लिखित भाषा। कौन सी भाषा है? लिखित। लिखित यानी लिखकर प्रकट की गई। जैसे कंप्यूटर इंटरनेट के द्वारा लिखकर अनेक जानकारी हमें देता है और हम उसे पढ़कर समझते हैं, यही भाषा लिखित है। तो हमें इसमें से करना क्या है? जब मन के भावों अथवा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा पढ़कर समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। दो डेफिनेशन हो गई। फर्स्ट किसकी थी? थर्ड, तीन हो गई ना अपनी। पहली तो लैंग्वेज किसको यानी भाषा किसे कहते हैं, फिर मौखिक और लिखित, तीन लैंग्वेज हो गई। ठीक है, तीनों को हमें करना है। अब आता है हमारी मातृभाषा। मातृभाषा से तात्पर्य क्या है देखेंगे। बच्चा सबसे पहले किसकी भाषा सीखता है? अपनी माँ की और परिवार की। यानी परिवार में जिस लैंग्वेज को यूज करते हैं बच्चा उसी को ही पहले सीखता है ना। गांव में रहने वाला बच्चा गांव की बोली सीखेगा, शहर में रहने वाले की लैंग्वेज अगर दूसरी है तो वो उसकी लैंग्वेज सीखेगा। जिस प्रांत में, जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर वो निवास करता है उनकी भाषा वैसी ही होती है। तो वो कौन सी भाषा है? मातृभाषा। जैसे इसमें लिखा भी है, माँ और परिवार के अन्य सदस्य ग्रहण करता है, अतः माँ बच्चे के सबसे नजदीक होती है, अथवा बच्चा अपनी माँ के द्वारा बोले गए अक्षरों को धीरे धीरे ग्रहण करता है, उसे बोलना सीखता है। जिस भाषा को बच्चे की माँ बोलती है उसी भाषा को बच्चा सीख लेता है। जैसे यदि बच्चे की माँ पंजाबी है तो बच्चा क्या सीखेगा? पंजाबी भाषा। और बच्चे की माँ हिंदी बोलती है तो बच्चा हिंदी ही सीखेगा और मातृभाषा बन जाती है। मातृभाषा वो होती है जो माँ से ग्रहण की गई यानी परिवार से ग्रहण की गई भाषा, लोकल लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जिस एरिया में जो व्यक्ति रहता है, जैसे प्रांत में रहेगा वो वैसी लैंग्वेज सीखता है। ठीक है, ऐसे हरियाणा में पैदा हुआ तो हरियाणवी भाषा बोलेगा, नहीं बोलेगा? राजस्थान में पैदा होने वाला राजस्थानी भाषा बोलेगा, पंजाबी भाषा पंजाब में पंजाबी बोलेगा। तो वही लैंग्वेज का प्रभाव है। कहाँ पे सीखता है? परिवार से। अगला है हमारा राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा उसको कहते हैं जो इस भाषा का, जिस भाषा का देश के अधिकतर निवासी, अधिकतर मतलब बहुत ज्यादा, ओके, निवासी प्रयोग करते हैं, वो राष्ट्रीय भाषा होती है। अब आपको दो लैंग्वेज में डिफरेंस सीखना है, राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा। देखो, राष्ट्रीय भाषा वो होती है अधिकतर प्रांत के निवासी बोलते हैं, और राजभाषा वो होती है जो कार्यालयों में, दफ्तरों में, सरकारी कामकाजों में यूज की जाती है भाषा, वो होती है राजभाषा। राज और राष्ट्रीय दोनों में फर्क है। राष्ट्रीय अधिकतर बोली जाती है, बहुत ज्यादा निवासी यूज करते हैं जैसे हम बोल रहे हैं, और राजभाषा वो होती है जो सरकारी कार्यालय, दफ्तर वगैरह में यूज की जाती है। समझ गए? लिखा पढ़ी वाली भाषा वो कौन सी होती है? राजभाषा। दोनों में अलग अलग अंतर है यानी। और आपको करना क्या है? ठीक है, यानी राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा दोनों, यानी राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये आपको करना है, राजभाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये आपको करना है। ओके, ठीक है। अगला दे रखा है हमारा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1950 को मिला है, 1949। ओके, ये आपको विशेष याद करना है। ठीक है, पूछा जाए हिंदी राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ है, तो कब प्राप्त हुआ था बेटा? ओके, ये याद होना चाहिए आपको, राजभाषा का दर्जा हमें कब मिला है। अगला है हमारा बोली। बोली किसे कहते हैं? बोली का अभिप्राय होता है स्थानीय अथवा घरेलू। बोली से है यह किसी स्थान विशेष अथवा अपनाई जाती है, अपनाई जाती है, इसका सीमित क्षेत्र होता है, इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता, लोकगीत, लोक कथाएं आदि इसके समृद्ध बनती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। एक छोटा सा लाइन आपको लिखना है, कैसे लिखना है? बोली, बोली के आगे क्या लिखना है? ओके,
भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, ये लैंग्वेज। ओके, समझ में आया बेटा? बोली किसे कहते हैं? पहले बोली डालना, डेस्क करना और ऐसे है, यानी भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। आगे देखते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा होगा, जैसे नो। अब देखो, पहले तो हमने ये समझा बोली किसे बोलते हैं, यानी स्थानीय क्षेत्र में, विशेष में, या घरेलू यानी घर में जो बोली जाती है वो बोली। ओके, जैसे राजस्थान में रहने वाला व्यक्ति राजस्थानी बोलेगा। ठीक है, मैंने भी बोला ना, हर देश गांव का अलग अलग बोली होगी। ऐसे ही इसमें लिखा भी है, जोधपुर में रहने वाला जोधपुरी बोली हो गई, बीकानेर में बीकानेरी बोली हो गई, मेवाड़ी में मेवाड़ी बोली हो गई, राजस्थानी बोली हो गई। सॉरी, भाषा भाषा के अंतर्गत बोलियां आती हैं। जयपुर में जयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है वैसे? डुडारी। कौन सी? डुडारी बोली जाती है ना। और जैसे मेवाड़ी हो गई, अलग हो गई। और अलवर वाले एरिया में कौन सी बोली जाती है? मेवाती। कौन सी बोली जाती है? मेवाती। तो आपको बोली की लैंग्वेज आ गई डेफिनेशन। बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको ये जैसे लिख रहा है, यानी एग्जाम्पल है, ये आपको लिखना है। बस इसमें इनके पॉइंट, इनके नाम नाम लिखने हैं। ये आपको नाम कैसे लिखने हैं वो समझ लेना। सबसे पहले डालोगे राजस्थानी भाषा, उसके आगे डैश करना है, फिर लिखना है जोधपुरी, बीकानेरी, मेवाड़ी और जयपुरी। कैसे लिखना है? ये पहले लिखना है। ओके, फिर डैश करना है, फिर मेवाड़ी, जोधपुरी, बीकानेरी और जयपुरी। आपने एक गौर की एक चीज पे, यहाँ भाषा लिखा है, वहां पर बोली लिखी हुई है, तो कहाँ लिखेंगे सबसे पहले पॉइंट? ओके, इसके बाद बोलियों को लिखेंगे। बोली की डेफिनेशन तो ये हो गई, छोटी सी एक। हो गया। अब आता है भाषा और बोली में अंतर। देखो अंतर है इसमें क्या? देखो, भाषा जो होती है ना, वो व्यापक होती है, जबकि बोली एक सीमित। व्यापक का मतलब होता है विस्तार रूप। व्यापक का क्या मतलब होता है? विस्तार रूप, यानी बड़ा। ओके, और सीमित यानी लिमिट में। वो क्या हो गई? बोली। बोली लिमिट में ही तो बोली जाएगी। जैसे एक गांव में एक बोली बोली जाती है, दूसरे गांव में दूसरी बोली बोली जाती है। भाषा तो बहुत बड़ी है, यानी हिंदी भाषा बड़ी है ना अपनी। हिंदी भाषा के अंतर्गत बहुत सारी बोली आती है ना। जैसे राजस्थानी बोली, उसमें लिखा राजस्थानी भाषा लिखा हुआ था, तो राजस्थानी भाषा के अंतर्गत बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, पश्चिमी भाषा के अंतर्गत बहुत सारी बोली बोली जाती है, दक्षिण के अंदर बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। तो भाषा तो अधिक होती है, और ये क्या होती है? बोली क्या होती है? बोली क्या होगी? सीमित एरिया में बोली जाएगी। अब देखेंगे क्या लिखा है इसमें। अंतर भी है, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और जबकि बोली का सीमित होता है प्रयोग। आगे है, भाषा अपना लिखित साहित्य व्याकरण होता है, जबकि बोली केवल उच्चारण तक। भाषा में क्या क्या होता है? व्याकरण भी होता है, बोली में व्याकरण नहीं होता। बोली में क्या नहीं होता? व्याकरण नहीं होता। आगे लिखा हुआ है इसमें, व्याकरण एवं सिद्धांतों को महत्व ना देकर कहावतों, कहानियां, लोकगीतों अधिक का महत्व दिया जाता है। अगला है हमारा 22 भाषाएं को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। आपसे पूछा जाए संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 पॉइंट याद कर लेना है और नोट भी कर लेना है। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी है, संस्कृत है, बंगाली, असमिया, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, नेपाली, उर्दू, बोडो, डोगरी, तेलुगु, तमिल, सिंधी, संताली, पंजाबी और उड़िया। आया आपको समझ में? उड़ीसा में उड़िया। लैंग्वेज आपको 22 करनी है, पूरी नहीं लिखनी। कैसे लिखनी? संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22, 22 लैंग्वेज। इसमें अंग्रेजी नहीं है। दिखा आपको? नहीं है ना?
यस, अंग्रेजी को संविधान में दर्जा प्राप्त नहीं है। अंग्रेजी मिलिटर भाषा है, समझने के लिए बस। ओके, और की सारी भाषाएं अपनी है, हिंदी है, संस्कृत है, सब है। बंगाल साइड हो गए, असम में हो गए असमिया, मणिपुर में मणिपुर हो गया, मराठी यानी दक्षिण वाला एरिया हो गया, कोंकणी मैथिली ये सारे ब्रज वाले एरिया है, कन्नड़ तेलुगु ये तमिल वाले एरिया है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, नेपाल में नेपाली बोली जाती है। उर्दू कहाँ बोली जाती है? हाँ, पाकिस्तान पंजाब वाले जो होते हैं ना, ये उर्दू, उर्दू की लिपि कौन सी होती है? फारसी होती है। अपनी जैसी लैंग्वेज है, थोड़ा सा उसमें शब्दों का फेर है। बोडो डोगरी मास, ये सब याद करना है अपन को। करोगे नहीं करोगे? कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारी भाषाएं, सिंध में सिंधी हो गई, संदाली हो गई, पंजाब में पंजाबी हो गई, उड़ीसा में उड़िया हो गई। तो लैंग्वेज कितनी हो गई अपनी? ये 22 यानी 22। ओके, अब आता है हमारा लिपि। अब लिपि बोलते हैं अपने भावों, देखो ये लिख रहा। ओके, लिपि किसको बोलते हैं? अपने भावों एवं विचारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने व स्थायी रूप प्रदान करने के लिए मनुष्य, ये क्या, इसी कारण वेद पुराण आदि के ज्ञान को सुरक्षित रखा गया, साहित्य रचना होने लगी और लोग सैद्धांतिक ज्ञान को सुरक्षित रखने लगे। ठीक है, लिपि यानी अपने भावों और विचारों को लिखितबद्ध रूप से लिखना। लिपि का मतलब बहुत अधिक समय तक, देखिए लिपि है हमारी बुक्स है, हम आगे भी पढ़ पाएंगे इसको, अनेक पीढ़ी भी पढ़ पाएंगे, खराब तो नहीं होने वाली। लिपि है ये हमारी, यानी लिपिबद्ध रूप से प्रस्तुत है हमारे पास। जैसे रामायण है, गीता है, ये काफी पुराने सालों से लिखी हुई है, लिपिबद्ध है, तभी तो हम पढ़ पा रहे हैं उसको, लिखा है तभी तो। या कोई बोल बोल के ही चलेगा और हम बोल बोल के याद कर लेंगे? नहीं होगा ना, कुछ रूप लिखित भी होता है, तब जाके हम उसको पढ़ पाते हैं। ओके, अब इसमें लिपि किसको बोलते हैं? भाषा के लिखित रूप, जिन ध्वनि चिन्हों के का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। करना है। ओके, अगला है हमारा, प्रत्येक भाषा में हर ध्वनि के लिए एक निर्धारित चिन्ह होता है। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से मौखिक भाषा, मौखिक यानी बोले जाने वाली भाषा लिखित रूप के जाती है। इसी निश्चित चिन्ह की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा में जिस तरह की कुछ वस्तुओं को पहचान कर उनके अलग अलग नाम होते हैं, उसी प्रत्येक भाषा में अलग अलग लिपि भी लिखी जाती है। जैसे हिंदी भाषा में देवनागरी, हमारी लिपि कौन सी है? अभी बताया ना आपको, ये लिपियों के नाम आने वाले हैं आपके पास। ओके, देवनागरी लिपि है। और ऐसे ही हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिनसे हमें ये भाषा प्राप्त हुई है। देखो आपको ये याद करना भी है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, पहले क्या है? भाषा, सेकंड है लिपि। भाषा और लिपि ये दो पॉइंट है। संस्कृत और हिंदी, इन सब की देवनागरी लिपि है, याद रख लेना। हमारी अंग्रेजी की कौन सी है? रोमन लिपि। कौन सी है? रोमन। अच्छा, उर्दू की कौन सी हो गई? फारसी। मराठी की क्या हो गई? देवनागरी। संस्कृत और हिंदी की देवनागरी। नेपाली की देवनागरी। फारसियों की रोमन। अंग्रेजी की रोमन। पंजाबी की गुरमुखी। कोंकणी की देवनागरी। जर्मन की रोमन। बंगाली की बांग्ला। आया? ये पॉइंट याद करने हैं, दिमाग में रहने चाहिए, किस लिपि से हमें कौन सी लिपि भाषा प्राप्त हुई है। इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है। ओके, ज्यादा हार्ड नहीं है, टेंशन मत लो। ओके, अगला है मानक भाषा। देखो, विद्वानों शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा रूप रूप मानक भाषा कहलाता है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दी गई है। ओके, ये हमारी मानक भाषा होती है। अब है आगे, देखो आप हम दोनों जब हम लैंग्वेज में बोलते हैं ना,
देखिए अमानक और मानक। मानक है सही रूप, क्या है, सही रूप, और अमानक उसका मिस्टेक वाला रूप। कैसे करेंगे देखो इसको, जैसे गए, हमने बोला जैसे कभी कभी हम सेंटेंस बोलते हैं ना, तो हम गए लिखते हैं, तो ये वाला सही है, गए। ओके, जैसे नई, ये भी सही लगता है ना हमें, नई लिखते हैं तो, और नई ये भी सही है। तो कौन सा मानक रूप सही है हमारा, ये वाला। अंत ये भी लिखते हैं हम, ऐसे भी लिखते हैं, आधा न लगा के भी लिखते हैं ना, और ऐसे भी लिखते हैं, तो सही रूप अंत। और ये वाला हमारा शुद्ध आता है, और ऐसे भी हम लिखते हैं, तो ये हमारा क्या है, मानक रूप। देखो कभी कभी हिंदी में जब हम सेंटेंस बोलते हैं, लैंग्वेज जब हम आपको बोली जाती है, तो उसमें दो रूप आते हैं ना, तो एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही। ओके, अब ये आइए चाहिए, ऐसे भी लिखते हैं ना हम चाहिए, और सही रूप क्या हो गया, चाहिए। जाएंगे, इसका सही रूप क्या होगा, जाएंगे। संबंध, इसका सही रूप क्या हो गया, संबंध। दोनों में अनुस्वार आ जाएगा। ठंड, ठंड हम ऐसे भी लिखते हैं। अब इसमें मानक रूप अमानक रूप को अलग अलग छांटा गया है। ओके, अगला है हमारा साहित्य। ठीक है, क्या है, नो। ओके, ध्यान दीजिए। साहित्य प्रत्येक भाषा में ज्ञान के अलग अलग विचार विषयों को का भंडार है, ज्ञान का संचित कोश कहा जाता है। ज्ञान को एकत्रित किया जाता है, वह एकत्र किया गया ज्ञान ही साहित्य। तो इसमें से हमें क्या याद करना है, ये क्या याद करना है, ज्ञान के संचित कोश को क्या कहते हैं, साहित्य। लिखना कैसे है देखो, कैसे लिखना है, साहित्य। ये साहित्य डाल के ये डेफिनेशन करनी है। ओके, तो ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। ओके, अब इसमें प्रकारों के नाम दे रखे हैं। ठीक है, पहला हो गया हमारा गद्य, दूसरा होता पद्य। तो इसमें से हम सिर्फ दो प्रकार लिखेंगे, दो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। दो प्रकारों के नाम, गद्य और पद्य, बस। ठीक है, जिन विचारों को साधारण रूप से लिखते हैं, ठीक है, जिन विचारों को साधारण रूप से लिखते हैं वे गद्य एवं साहित्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे कहानी, जीवनी, उपन्यास और नाटक। ओके, अगला है हमारा पद्य। जिन विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है वे पद्य साहित्य कहलाते हैं, जैसे हो गया कविता, गीत, पद, दोहे, छंद, चौपाई। ये हमारे पद्य में आते हैं। यानी साहित्य के दो रूप होते हैं बेटा, एक गद्य रूप होता है, एक पद्य रूप होता है। गद्य रूप और पद्य रूप। गद्य के अंतर्गत आता है कहानी, जीवनी, उपन्यास, जिसको हम पढ़ते हैं और जिसको गा सकते हैं, यानी कविता हुई, दोहा हुआ, छंद हुए, पद हुए, चौपाइयां हुई, वो कहाँ आएंगे, हमारे पद्य रूप में। तो साहित्य के दो रूप, गद्य और पद्य। ओके, लास्ट हमारा है व्याकरण। क्या है, व्याकरण। देखो, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनती है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण में हम शुद्ध रूप लिखते हैं, यानी भाषा चिन्ह लिपियों का प्रयोग करते हैं ना, यस। तो वो क्या होती है, हमारी व्याकरण होती है। अब व्याकरण के प्रमुख तीन भाग हैं। कितने भाग हैं, तीन भाग हैं। देखो कौन कौन से समझेंगे, ठीक है। देखो ये है इनके तीन भाग। पहला है हमारा, ये हो गया व्याकरण।
इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला हो गया वर्ण, दूसरा हो गया शब्द, तीसरा हो गया वाक्य। यानी पहला तो हमारा वर्ण हो गया, सेकंड हमारा शब्द हो गया, थर्ड हमारा वाक्य हो गया। आया? तो अब इनको कैसे लिखेंगे हम? व्याकरण इनके कितने होते हैं? 3 प्रकार, तीनों के नाम लिखने हैं। ओके, सिर्फ तीनों के नाम लिखने हैं, इसकी डेफिनेशन ये हो गई। यस, हो गया। ये इसका कंप्लीट रूप है, यानी वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य। आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। वर्ण किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े ना किए जाएं, जिसको तोड़ा ना जाए। जैसे क वर्ण, क, च, ट, त, प, कोई भी वर्णमाला का कोई भी वर्ण, ये क्या हो गया? वर्ण। वर्ण हो गया। अब वर्ण से वर्ण मिलेगा, जैसे आपको समझाएं, ये है क वर्ण। क्या है ये? क वर्ण। इसको तो बोलते हैं वर्ण। अगर वर्ण में हम एक और वर्ण मिला दें, जैसे क और मैं, कम हो गया, हो गया। अगर इसमें एक और मिला दूं, मान लो क्या बन गया? कमल। ये बन गया ना कमल। अब ये एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, इन तीनों वर्णों को जब हम मिला देते हैं तो बेटा क्या बनता है? शब्द। शब्द बनेगा ना। अभी डेफिनेशन समझ रहे हैं, वैसे तो कमल बनेगा, ये तो हमें भी पता है। जैसे वर्ण विचार है, तो वर्ण में ये तो हो गए वर्ण। क्या हो गए? वर्ण। अब वर्ण से वर्ण जब मिलेगा तो वो शब्द बनेगा। क्या बनेगा? शब्द बनेगा। अब आगे क्या करेंगे? शब्द से शब्द, अब इसको प्लस कर दो, शब्द से शब्द बनेगा तो क्या बनेगा? वाक्य। क्या बनेगा? तीनों परिभाषा याद हो सकती है ना? ऐसे कैसे होंगी? देखो, अच्छे से सुनना, याद हो जाएंगी। पहला, वर्ण। वर्ण वह इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है ना। वर्ण में वर्ण मिलाया जाता है तो शब्द बनता है, और शब्द में शब्द मिलाया जाता है तो तीनों आ जाएंगी। यस। जो अलग अलग होते हैं ना, जैसे वो होती है ना इनकी वर्णमाला। वर्णमाला होती है जैसे आ, ई, उ, ए, का, च, ट, त, प, च, जो भी हम बोलते हैं, ये वर्ण है। क्या है? वर्ण। और वर्ण में वर्ण मिला दिए, यानी इस वर्ण में दूसरा वर्ण मिला दिया तो शब्द बन गया ना। ये कमल बन गया ना। तो कमल से हम शब्द बना लिए। और शब्द से हम कैसे बनाएंगे? शब्द से कमल खिल रहा है। कमल खिल रहा है, ये एक वाक्य बन गया। शब्द को शब्द से जोड़ेंगे तो वाक्य बनेगा ना। तो वर्ण से वर्ण जोड़ के शब्द, शब्द से शब्द जोड़ के वाक्य। तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गए? कोई डाउट? ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपको। देखो ये लिख भी रहा है इसमें। ओके। आगे है शब्द से बनावट उत्पत्ति का विचार होता है। आगे है वाक्य, भेद विचार और विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशन आपको याद करनी है। आगे देखते हैं। बस ये है, आओ पाठ दोहराएं। ये इंपॉर्टेंट कुछ इस चैप्टर्स की पंक्तियां हैं जिनको हमें एकदम रिवीजन मोड जो बोलते हैं, वो टॉपिक है ना। है, लर्न इट लिख। ओके। मन के भावों को, विचारों को प्रकट करने वाले साधन को, ये हमने भी पढ़ा, चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा ना। भाषा के प्रमुख प्रकार, ये भी देखा था हमने। ओके। यानी कौन से? मौखिक और लिखित, ये देखे थे अभी जस्ट। मातृभाषा यानी परिवार में बोली जाने वाली। आगे राष्ट्रभाषा, अधिकतर प्रयोग किए जाने वाली। राजभाषा, राजभाषा कार्यालय और दफ्तरों में यूज की जाने वाली। अगला बोली, सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाली। भाषा, व्यापक क्षेत्रों में बोले जाने वाली। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा को मानक भाषा बोलते हैं। साहित्य के प्रकार दो बताए थे, गद्य और पद्य। व्याकरण शाब्दिक रूप यानी विश्लेषण करना। व्याकरण के भाग 3 बताए थे, जस्ट अभी बताए, वर्ण, शब्द और वाक्य। अगला वर्ण विचार, फिर है शब्द विचार, और फिर वह वाक्य। ये तीनों डेफिनेशन हमने जस्ट अभी पढ़ी है। ओके, ठीक है, आया समझ में बेटा? ठीक है, ओके, थैंक यू।